एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो रिवीजन लेक्चर चल रहा था, तो अपन ने लास्ट जो खत्म किया था वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का किया था, यानी फर्म का डिसोल्यूशन था, उसका अपन ने ये रिवीजन लेक्चर कंप्लीट किया था। तो अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है, रिवीजन। अब पहले ही समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अपन मोस्टली क्या पढ़ने वाले, तीन टाइप की एक्टिविटीज अपन पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। जैसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग। सेकंड अपन पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग, और थर्ड अपन पढ़ेंगे फाइनेंसिंग। ठीक है, तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तीन टाइप की। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अपन जो ये तीन एक्टिविटीज पढ़ते हैं ना, इसमें जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, ये दो तरीके से होती है। एक होती है डायरेक्ट मेथड से और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, समझना, ये एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, अपने जो सिलेबस में मोस्टली जो पूछा जाएगा वो आ रही है इनडायरेक्ट। ठीक है, और अपन को इनडायरेक्ट से ही पढ़ना है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अगर एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, तो दो टाइप से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे इसमें ऑपरेटिंग के बारे में बताया, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है बिजनेस में जो भी चीज आप इन्वेस्ट करोगे वो इन्वेस्टिंग है, और फाइनेंसिंग का मतलब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड रहेगी आइटम्स वो फाइनेंसिंग के अंदर, और ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आएगा नहीं समझ में। अब समझना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें इनडायरेक्ट मेथड से चलना है। तो इनडायरेक्ट मेथड से चलेंगे तो अपन क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपन नहीं समझा रहे, अपन प्रैक्टिकल से चलना है डायरेक्ट। ठीक है, नेट प्रॉफिट लेते हैं इसमें, और अपन को पता है कि नेट प्रॉफिट अपन तो क्या करते हैं, बैलेंस शीट से लेंगे, आफ्टर लेते हैं सब कुछ। तो ठीक है, नेट प्रॉफिट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम्स। हम इसे ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम। अब आप पूछोगे नॉन कैश आइटम एक आध बता देना, तो पहला होता है डेप्रिसिएशन। आगे क्या नहीं समझ में, डेप्रिसिएशन होता है। उसके बाद जितने भी लॉसेस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ऐड होते हैं। मैं ये वो बता रहा हूं ऑपरेटिंग के अंदर अपन क्या क्या एडजस्ट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो नॉन कैश आइटम होता है। ठीक है, ऐड करते हैं इसमें अपन ऑल लॉसेज। ठीक है, जितने भी लॉसेस होंगे वो सब अपन ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे इसमें प्रोविजंस। प्रोविजंस, अब प्रोविजंस में बता देता हूं, ध्यान से देखना। टैक्स का प्रोविजन, ठीक है, डिविडेंड का प्रोविजन, ठीक है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, ठीक है, और भी कोई टैक्स और कोई प्रोविजन होगा तो वो भी अपन ऐड करेंगे। प्रोविजंस अपने सारे के सारे ऐड होते हैं। क्लियर आ गई कहानी समझ में। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं ना, प्रॉफिट्स वो सारे के सारे लेस होते हैं। ठीक है, असेट्स को बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ लेस होगा, असेट्स को बेचने से कोई लॉस हुआ तो वो ऐड होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। क्लियर आ गई कहानी समझ में। उसके बाद अपन समझते हैं इसमें और क्या करेंगे। अब जैसे मान के चलो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इन्वेस्ट करने से आपको कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट या डिविडेंड, किसी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे करा हुआ है और उससे अगर आपको कोई भी डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो पहले वो यहाँ पे लेस होगा ऊपर। आगे का नहीं समझे, ऑपरेटिंग में और इन्वेस्टिंग में तो ऐड होगा। ठीक है, लेस करेंगे डिविडेंड, इंटरेस्ट, और एक वर्ड और लिख रहा हूं उसको भी देख लेना, रेंट। ये वर्ड होता है, जैसे रेंट वगैरह कोई मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो होता है डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट वगैरह जो मिलेगा वो सारे के सारे अपन को क्या लेस करने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ये लेस करने। आगे कहानी समझ में। तो मोटे मोटे तौर पर अपने को ये बात समझ आ रही है, नॉन कैश आइटम प्लस करना है, ऑल लॉसेस प्लस करने, जितने भी प्रोविजन होंगे, टैक्स, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन वो सब ऐड करने, प्रॉफिट्स होंगे वो सब लेस करने, और डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो हमें ये लेस करना है। अब देखो, मैं तुम्हें छोटे तौर पे आपको ये बात बता दी। ठीक है, ये तो अपन करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। पहला पॉइंट आगे कम समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। ये तो हो गया। इसके बाद अपन करते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है, पहले उसको समझ लीजिए। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी होता है, ये तो अपन ने रेशियो एनालिसिस के अंदर पढ़ लिया था, करंट असेट और करंट लायबिलिटी। करंट असेट, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अगर करंट असेट इंक्रीज हो रही है तो हमें लेस करना है, और डिक्रीज हो रही है तो ऐड करना है। ठीक है, अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो माइनस करनी है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस करना है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी। और करंट लायबिलिटी के लिए सीधा सीधा है, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज करेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज हो रही होगी तो प्लस, और डिक्रीज हो रही होगी तो माइनस। ठीक है, आगे क्या नहीं समझ में। अब आप कहोगे सर ये डिफरेंस कहां से आएंगे, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, मतलब आप कह रहे हो दो चीजों में इंक्रीज डिक्रीज कैसे आएगा। 2 ईयर का डाटा होता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, उन दोनों का डिफरेंस लगाते हैं, या फिर अपन ये बोल सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, और उनका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। आगे समझ में, तो वो होगा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। क्लियर आ गई कहानी समझ में। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग के अंदर, बात करेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में, अब टैक्स के बारे में क्या बात करनी है वो सुन लो। देखो, टैक्स से रिलेटेड पॉइंट ये है कि टैक्स के 2 से 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि केवल टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
नो इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर का, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग ईयर को हम लोग करंट ईयर भी बोलते हैं, और ओपनिंग जो बैलेंस होता है उसको अपन प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। तो ये भी बता देता हूं, करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर भी लिख देता हूं, 2018 और 2019 ऐसे समझ लो। आगे क्या नहीं समझ में, तो हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाते हैं, आगे समझ में, तो वो ये ना ऐड करते हैं। और लास्ट ईयर वाला जो होता है उसे अपन करते हैं पेड, तो वो हम यहाँ पे पेड करेंगे, लास्ट में टैक्स पेड के नाम से आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, यानी करंट ईयर का तो प्रोविजन और लास्ट ईयर वाला पेड। इसका एडजस्टमेंट ध्यान रखना, हो सकता है 2 नंबर में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे, क्या तो टैक्स मेड या टैक्स पेड, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रहा 2 नंबर का देगा, अकाउंट बना के कर देंगे। जैसे इसका अकाउंट भी देख लो एक बार टैक्स का, जैसे अपना टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अपन ने बनाया अकाउंट इस तरीके से, अपने को पता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जाता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और यहाँ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो क्या बने, क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड तो टू बैंक, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बाय P&L कितने का प्रोविजन बनाया, बात समझ में आ गई क्या। अगर पेड दे रखा होगा तो प्रोविजन कितना कराए वो बताना, निकालना पड़ेगा। और अगर आपको क्वेश्चन में P&L दे रखा है, प्रोविजन इतने का बनाया तो टैक्स कितने का पेड करा वो निकालना है। हमें तो कुल मिला के ये चीज और ये चीज चाहिए, कुल मिला के कहानी। तो जो P&L से प्रोविजन बनता है वो तो ये रहा, वो तो ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड होता है, और जो ये पेड हो रहा है वो ये रहा आपका, लास्ट में पेड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। क्लियर आ रही है कहानी समझ में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अगर मान के चलो, अब ये तो अपन ने बताया कि अब करंट ईयर का प्रोविजन और प्रीवियस ईयर के प्रोविजन दे रखे हो, तो और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो अपन करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाएंगे, अकाउंट में नहीं बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, सीधे ओपनिंग यानी कि करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो तो ऐड करेंगे, और जो लास्ट ईयर वाला है उसको अपन क्या कराएंगे, पेड कराएंगे। बस टैक्स का ध्यान रखना है इतना। आ गई समझ में, करंट ईयर का जो प्रोविजन होगा वो तो ऐड होगा ऑपरेटिंग में, और लास्ट ईयर वाला जो है वो पेड होगा नीचे ऑपरेटिंग के अंदर। क्लियर आ गई कहानी समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पहला पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट इसी के अंदर बता देते हैं, प्रोविजन फॉर डिविडेंड। अब एक बार इसको और सुन लो सर, एक्चुअली क्या है, अभी 12th क्लास के लेवल पे चल रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डिविडेंड जो होता है ना वो बैलेंस शीट के बाहर होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिया होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में, आउटसाइड द बैलेंस शीट, फुटनोट में होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी, वहां पे होता है। अब हमें क्या करना है, इसका सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा आपको घुमा फिरी नहीं करनी। 2019 और 2020 दे रखा है, ठीक है। 19 का दे रखा है प्रोविजन फॉर डिविडेंड दे रखा है 18,000, और 20 का दे रखा है 20,000, ये दे रखे हैं दो अमाउंट 18 और 20, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में मिलेगा पहली बात, तो आउटसाइड द बैलेंस शीट मिलेगा। हमें सिर्फ इसमें ध्यान रखना है जो हमारा प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर उसका अपन प्रोविजन बनाएंगे और वही पेड करेंगे, इसमें ध्यान इसका नहीं रखना, बस प्रीवियस ईयर का प्रोविजन जो कि ऑपरेटिंग में ऐड होगा, ये रहा, ठीक। और इसी को पेड कराऊंगा, लेकिन ये पेड होता है कौन सी एक्टिविटीज के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर पेड होता है डिविडेंड। समझ में आ गए, कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिया होगा, फुटनोट के बाहर होती है, आउटसाइड द बैलेंस शीट होती है, दोनों साल के बैलेंस दिए होंगे, कुछ दिमाग लगाने का नहीं, इसमें बस इतना ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर से लेना देना है। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन बनाऊंगा ऑपरेटिंग, और प्रीवियस ईयर ही पेड करूंगा, लेकिन ये होगी कहां पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेड होता है डिविडेंड, क्योंकि फाइनेंस का पार्ट है ना, डिविडेंड फाइनेंस का पार्ट है। कंपनी ने पैसे की व्यवस्था करी होगी तो प्रेफरेंशियल इशू करे होंगे, आगे समझ में, इक्विटी इशू करे होंगे, तो उससे क्या होता है, डिविडेंड दिया जाता है। तो जो डिविडेंड पेड होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेड है, उसका प्रोविजन बनता है ऑपरेटिंग में। लेकिन डिविडेंड का सीधा सीधा टैक्स की तरह काम नहीं करता ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में आउटसाइड द बैलेंस शीट मिलेगा, टैक्स इनसाइड द बैलेंस शीट मिलेगा, आपको अंदर मिलेगा, ये बाहर मिलेगा। तो इसलिए बाहर मिलेगा, इसलिए आपको करंट ईयर से इसमें कोई लेना देना नहीं है, बस प्रीवियस ईयर का जो है उतने का ही प्रोविजन, उतना ही पेड। बात समझ में आ गई सबको, ये डिविडेंड का सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। आ गई। अब एक और वर्ड सुन लो, इसका नाम है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। अब सुनो इंटरिम डिविडेंड क्या कहता है। इंटरिम डिविडेंड जो ये वाला डिविडेंड है ना, इससे अलग होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है अलग, ये सब अपन ने पहले ही डिस्कस करा हुआ, आप पुरानी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड अगर आपको लिखा मिले तो इसी जो अमाउंट होगी, जैसे मान के चलो 18,000 का पेड कर रहे हैं या 20, जो भी अमाउंट होगी उतने का ही प्रोविजन बनेगा और उतना ही पेड होगा। प्रोविजन बनेगा इसका ऑपरेटिंग में और पेड होगा ये फाइनेंसिंग में, सेम है इसका। तो इसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लिखा मिलेगा इंटरिम डिविडेंड 18,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 18,000 का प्रोविजन बना देना ऊपर ऑपरेटिंग में, और इस 18,000 को यहाँ पे लेस करा देना, फाइनेंसिंग में लेस करा देना। पॉइंट समझ में आ गया, प्रोविजन का समझ में आ गया। करंट ईयर से तो लेना देना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन बना देना और इसी को पेड करा देना, कहां पे, फाइनेंसिंग में। और प्रोविजन सारे कहां बनेंगे, ऑपरेटिंग के अंदर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट थे, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का बताया, इंटरिम डिविडेंड का आपको बता दिया, टैक्सेशन का बता दिया। क्लियर। अच्छा अब एक बात और समझ लेते हैं, जैसे आप बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था
कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना, आपने एक वर्ड के बारे में डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का भी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? तो देखो ऑलरेडी अपन के नोट्स में डिस्कस था, लिखा हुआ है कैश फ्लो रिलेटिंग टू एक्सप्लेनेटरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स सच जैसे बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। जैसे बैड डेब्ट रिकवर्ड, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट, दो चीज होंगी, एक तो रिसीट होगी, एक पेमेंट होगा। जो रिसीट हो रही है रिसीव्ड होगा वो तो ऐड होगा, और जो पेमेंट है वो माइनस होगा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दो चीज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक तो रिसीट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट। जो रिसीव्ड होगा वो ऐड करना है और जो पेमेंट होगा वो लेस करना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन था कि क्या क्या चीज जैसे बैड डेब्ट रिकवर्ड से आ जाएगा पैसा, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, विनिंग ऑफ अ लॉटरी, लॉ सूट एटसेट्रा, ये सारी की सारी आपकी क्या है एक्स्ट्रा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा, एक नंबर में पूछा कि एक्सप्लेनेटरी जो सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम्स है उसकी कुछ एग्जांपल्स बताओ आप, तो आपको ये एग्जांपल लिखोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। जैसे बैड डेब्ट रिकवर्ड लिख सकते हो, ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिख सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ तो वो कोई सूट पेंडिंग था, मतलब आपका कोई केस चल रहा था वो पेंडिंग था, उसका पैसा मिल गया, तो आप वो लिख सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं इसे। क्लियर? आगे गाने समझ में? अच्छा, इसमें आपको ये भी बता रखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर वो क्या रहेंगे, एक्सपेंसेस वगैरह, जैसे लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर, आग लग गई और स्टॉक का लॉस हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप वगैरह आ गया, फ्लूड्स एटसेट्रा हो गए, शुड बी रिपोर्टेड एज कैश फ्लो। ये हमारे कौन से होते हैं? ये तीन चार जो आइटम अपन ने बताए ये हमारी होती है पेमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और रिसीट जो अपन ने बता दिया, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम का पैसा रिसीट हुआ, कोई क्लेम आप पे सूट कर रखा था, केस वेस में आप पैसा कोई जीते हो तो वो आएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी से पैसा आया, इंश्योरेंस कंपनी का कोई क्लेम आपके पास है तो वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर आता है। क्लियर? ध्यान से पढ़ के जाना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक नंबर में या दो नंबर में कुछ पूछ सकता है इसके बारे में, आगे गाने समझे? तो ये है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में जो भी अपन ने जिक्र करा है, ठीक है। ऑपरेट देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक ही चीज है, अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालने के लिए गए, मान के चलो क्वेश्चन को क्लियर है, क्योंकि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग के अंदर, क्योंकि ऑपरेटिंग के अंदर सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब देखो इन्वेस्टिंग का देखो ये इन्वेस्टिंग में ऐड होगा और यहां एडजस्टमेंट हो रहा है इसका। अब डिविडेंड है, ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग में पेड होगा। इंटरिम डिविडेंड है, ऑपरेटिंग में इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग में पेड होगा। आगे क्या नहीं समझ में? तो ऑपरेटिंग का बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट में सब कुछ एडजस्टमेंट होता है। तो ये ऑपरेटिंग का छोटे तौर पे अपन ने एक आपको नॉर्मल वे से समझाती है, जैसे नॉन कैश आइटम ऐड होंगे, ऑल लॉसेस ऐड होंगे, प्रोविजन सारे ऐड होंगे, प्रॉफिट माइनस होगा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होगा, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट बता दिए, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो माइनस करेंगे, डिक्रीज होगी तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा है, अगर आपको इंक्रीज हो रही तो प्लस कर देना, डिक्रीज हो रही तो माइनस कर देना, करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा, ठीक है। टैक्स पेड कराना पड़ेगा लास्ट में। बस एकमात्र प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐसा है जिसका प्रोविजन भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही बनाओगे और पेड भी ऑपरेटिंग में करोगे, लेकिन डिविडेंड का प्रोविजन बनेगा तो ऑपरेटिंग में, पेड फाइनेंसिंग में। इंटरिम डिविडेंड का बनेगा प्रोविजन ऑपरेटिंग में, पेड फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस होगा इन्वेस्टिंग में और इसको अपन लेस कराएंगे ऑपरेटिंग के अंदर। आगे गाने समझ में? तो ये अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में जो भी अपन ने डिस्कस किया है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे सिंपल एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग की एक्टिविटीज है, उसका एक बार सुन लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, यानी कि जहां पे कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे असेट्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो वो सारी चीजें। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में गिन के अगर अपन बात करें तो 5 से 6 आइटम के बारे में अपने को जानकारी करनी है। जैसे सुनो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट आपने परचेज करी, अब बहुत सारे बच्चों को यूं नहीं पता होगी फिक्स्ड एसेट क्या होती है, तो फिर वो 11th में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट क्या होती है, ठीक है। तो ये हो गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट को परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें खरीदी जाएंगी, पैसा जाएगा। और यहां पे लिखा हुआ है फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट को अगर आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज समझना, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में एक चीज समझ में आती है, फिक्स्ड एसेट में दो टाइप होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। सब बच्चों का हमसे क्वेश्चन ये था, गुडविल से रिलेटेड कोई पॉइंट आया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे हमसे। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों चीजें आती है, जो दिख सकती है वो टेंजिबल, जो नहीं दिखती है इंटेंजिबल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लोगो, ये सारी की सारी इंटेंजिबल है। और टेंजिबल कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, ये सारी की सारी चीजें, ठीक। अब समझना, फिक्स्ड एसेट को खरीदोगे पैसा जाएगा तो माइनस करना है, ठीक है, और सेल करोगे तो प्लस करेंगे, पैसा आएगा। प्रॉफिट लॉस से आपको कोई लेना देना नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एडजस्टमेंट तो कर तो दिया। ऑपरेटिंग में लॉस हुआ होगा तो असेट बेचने से तो हुआ होगा, प्लस कर दिया। प्रॉफिट हुआ होगा तो असेट को बेचने से तो हुआ होगा, प्लस कर दिया। आगे का नहीं समझ में? तो यानी कि अपन ने जो लॉस था वो ऐड कर दिया और जो अपने को प्रॉफिट हो रहा है वो अपन ने यहाँ पे माइनस कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का कोई ध्यान नहीं देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। 2 पॉइंट समझ में आ गए?
अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट इन्होंने परचेस करे, तो परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अगर अपन कर देंगे सोल्ड तो पैसा आए। क्लियर आ गई कहानी समझ में? 4 आइटम आ गए समझ में। अब अगला सुनो, इंटरेस्ट स्लैश डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपने इन्वेस्टमेंट अगर मान के चलो कहीं डिवेंचर में कराए, ठीक है, कोई सिक्योरिटीज वगैरह में कराए, तो आपको वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह में कराए तो वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा, तो इसलिए दोनों चीज लिख दिए, इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पैसा आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। क्लियर? एक और चीज आ सकती है, कोई बिल्डिंग वगैरह आपने ले रखी थी, आपकी खुद की थी, आपने उसको रेंट पे दे रखा, तो आपसे क्या मिला उससे? रेंट। तो रेंट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग, ठीक है, तो ये आ सकता है, रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग प्लस करेंगे, पैसा आएगा। बोले बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये 5 से 6 आइटम आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में याद रखना। अच्छा, एक बात समझ में आई अभी कि जो अपन ने ये परचेस फिक्स्ड एसेट और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में एक बात करी थी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो यहाँ पे टेंजिबल की तो कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंटेंजिबल की तुमसे थोड़ी बात करनी है। इंटेंजिबल में होता क्या, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लोगो, ये अगर इंटेंजिबल एसेट अगर रिटर्न ऑफ होती है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है, गुडविल का पैसा बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहती, तो धीरे धीरे क्या करती है, P&L से हटाती जाती है। राइट ऑफ करना कहते हैं उसको, उसे कहते हैं राइट ऑफ करना। अब जैसे 2018 में और 2019 में अपन 2 डाटा लेते हैं गुडविल का, ठीक है। गुडविल थी पहले 1,80,000 और अभी रह गई 1 लाख। समझना इसको ढंग से, 1,80 थी और अब 1 लाख रह गई, 80,000 गुडविल खाए, राइट ऑफ कर दी। कहां से करी? P&L से। तो इसका मतलब हम सीधे पहुंचेंगे, ध्यान एक ही बात पे आना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। बात समझ में आ गई कि इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, एक तो ये पॉइंट है, और एक आपको बताया था फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह, ये भी सेम होता है। अगर राइट ऑफ करते हैं तो यहां पे ऐड होते हैं, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, ठीक है, चाहे वो फिक्टिशियस एसेट हो। आ गई कहानी समझ में? दूसरा क्वेश्चन बच्चों फिर आ गया, मान के चलो सर गुडविल था 1,80 यहां पे, और यहां हुई 2,80 सर। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, बढ़ गई ना गुडविल, अब ऑपरेटिंग का कोई काम नहीं है। इसका मतलब तुम एक बात बताओ, तुम्हारी गुडविल 1,80 से 2,80 हो गई, बढ़ कैसे गई? इसका मतलब आपने गुडविल परचेस करी होगी, तो वो अपन को कहां पे लेके आनी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। घटेगी तो क्यों घटी है? राइट ऑफ करिए। बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या? आपने परचेस करा है। आ गई कहानी समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? तो ये हमारी थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब अपन बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में। अब देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की अगर अपन बारे में बात करें तो वर्ड से पहले तो ये समझ में आ रहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि कंपनी फाइनेंस की व्यवस्था के लिए कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी, इसी को अपन लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, एक बार जरा वो देख लो, फाइनेंस से रिलेटेड। जैसे अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल इशू करती है मार्केट में, तो कंपनी क्या कर रही है? अपनी फाइनेंस की व्यवस्था भी तो बना रही है। भाई अपनी कैपिटल इशू कर रही है, लेकिन उसे पैसे की व्यवस्था तो बनी रही ना, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करती है। तो जैसे यहां पे मैंने लिखा शेयर कैपिटल इशू, ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है ओनली फॉर कैश। अब देखो तुम्हें एक चीज बताऊं, एक बार एमसीक्यू में इससे यहां से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था, कंपनी ने शेयर इशू करे, ठीक है, किसके अगेंस्ट में? उन्होंने कोई बिल्डिंग परचेस करी, उसके अगेंस्ट में उन्होंने 1 लाख के शेयर परचेस कर, शेयर इशू करे, ठीक है। इसे अपन पता है क्या बोलते हैं? शेयर इशू अदर देन कैश। पढ़ा है ना अपन ने कंपनी में, शेयर इशू अदर देन कैश। तो क्या हुआ, ये पूछा गया कि 1 लाख रुपए की जो शेयर्स हैं, कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी, उसके लिए इशू करे। 4 ऑप्शन दिए, इनफ्लो है इसमें, आउटफ्लो है इसमें, बोथ है या नन ऑफ दी अबव है। आगे का नहीं, नन ऑफ दी अबव। भाई कैश में तो इनफ्लो हो नहीं सकता, आउटफ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब नकद की बात चल रही है ना, तो ना तो कैश आया ना कैश गया, तो इसका मतलब ये बोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। नन ऑफ द आंसर, नन ऑफ द अबव इसका आंसर था। क्यों था? क्योंकि अदर देन कैश में इशू है इसलिए। लेकिन हमने यहां पे क्या लिखा है? ओनली फॉर कैश। अगर ये कैश में इशू होंगे तो ये आएंगे फाइनेंसिंग में, नहीं तो इसका कोई जिक्र नहीं होगा। क्लियर आ गई नहीं? समझ कोई परेशानी? अच्छा, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए, अपन ने कंपनी पढ़ी थी, जो शेयर्स होते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू होते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, तो वो भी ऐड कर देंगे। इशू अगर होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, वो भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? भाई शेयर कैपिटल को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करते हैं ना, तो प्लस करेंगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात कभी नहीं आनी चाहिए कि शेयर कैपिटल को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, नहीं होती, एक्सेप्ट वन शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, बस। आगे गानी समझे, स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है वो डिस्काउंट पे इशू होता है, उसके अलावा कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। दैट्स इट। आगे गानी समझ में? अब चलो, ये तो हो गई सब कैपिटल की बात। अब एक बात बताओ, कंपनी को फाइनेंस के लिए और पैसे की जरूरत है, तो बैंक से लोन ले सकती है क्या? वो ले सकती है, तो बैंक लोन टेकन कहते हैं इसको, बैंक लोन टेकन, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे? प्लस। मतलब तुम्हें अब बस इतना देखना है, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर आपको सिर्फ इतना देखना है, पैसा आएगा और पैसा जाएगा, इतनी सी बात याद रखनी है।
ऑपरेटिंग में सब कुछ एडजस्ट करते हैं, नॉन कैश आइटम का सब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। यहां नहीं है। अब यहां पर तो देख लो, शेयर कैपिटल अगर आप कैश में इशू करोगे तो पैसा आएगा, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पर अगर इशू होता तो पैसा आएगा, बैंक लोन टेकन किया तो पैसा आएगा। अब मान के जाओ और फाइनेंस की व्यवस्था और कहां से हो सकती है, डिवेंचर इशू करेंगे तो फाइनेंस की व्यवस्था हो जाएगी। आप लोगों ने बताया था डिवेंचर इज अ लोनर होते हैं। फर्क क्या होता है, कंपनी बैंक से लोन ना लेकर कहां से लेती है लोन, पब्लिक से, इंटरेस्ट तो वहां पे भी देना होता है, तो डिवेंचर। तो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं उसको समझना, इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो पैसा प्लस करेंगे, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैंक लोन टेकन किया तो बैंक लोन पेड नहीं करना कंपनी को, तो पैसा जाएगा भी तो सही। तो अगर मान के चलते अगर पेड करती है तो फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, माइनस करेंगे, यहां पे लिखेंगे बैंक लोन पेड और इसे हम करेंगे माइनस। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऐसी जरा एक मिनट इसके बारे में और बात समझ लेते। जैसे डिवेंचर इशू करती है, तो जब कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो डिवेंचर का पेमेंट नहीं करेगी। पढ़े टाइप्स ऑफ डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग नहीं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और जीरो कूपन वाले। आ रही बात समझ में? तो ये सारे की सारी चीजें तो अपन क्या करेंगे, जब डिवेंचर इशू करेंगे तो इसका रिडेम्पशन भी तो कराया जाएगा। पेमेंट करते हैं को बोलते हैं रिडेम्पशन, डिवेंचर का पैसा लौटाना मतलब वर्ड रिडेम्पशन। आगे कहानी समझ में? फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है, तो यहां लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का भी तो पैसा लौटाएगी, शेयर कैपिटल में तो दोनों आ गए, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस शेयर का भी लौटाएगी, तो उसको भी रिडेम्पशन ही वर्ड कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत है? अच्छा कंपनी ने एक अभी क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने हमसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक क्वेश्चन था और उसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए थे। अब उसमें एक लिखा हुआ था इक्विटी शेयर्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, वर्ड यूज होता है बाईबैक। तो सर उसमें लिखा हुआ था बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या हुआ, इनफ्लो, आउटफ्लो, बोथ या नन ऑफ द अबव। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर और दे रखा था नीचे 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनफ्लो, कैश इनफ्लो मतलब इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, बोथ हुआ है, नन ऑफ द अबव हुआ है। हमने बोला इसमें आउटफ्लो हुआ है। बाईबैक का मतलब होता है इक्विटी शेयर का पैसा लौटाना, उसे अपन बोलते हैं बाईबैक। और एक डिवेंचर और प्रेफरेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं रिडेम्पशन। आ गई कहानी समझ में? तो यहां पे बाईबैक भी करेगी तो बाईबैक ऑफ शेयर, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे। रिडेम्पशन कराएंगे तो माइनस करेंगे, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा अब एक बात, यहां पर डिविडेंड के बारे में बात करी थी, तो जितने भी प्रोविजन डिविडेंड के बनाए थे, प्रोविजन नॉर्मल वाले डिविडेंड का और इंटरिम का, तो अपन ने प्रोविजन तो ऑपरेटिंग में बना लिए थे, लेकिन पेड कहां पे होगा, फाइनेंसिंग के अंदर। तो यहां पे डिविडेंड, ठीक है, पेड करेंगे, चाहे नॉर्मल डिविडेंड हो और चाहे वो हो आपका इंटरिम डिविडेंड। क्लियर? आ रही बात समझ में? ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो इसके अंदर आ जाती है आपकी, किसके अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंस से रिलेटेड की बात चल रही है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब सुनो, जब हम ये तीनों एक्टिविटीज को पढ़ लेंगे, मान के चलो क्वेश्चन आया आपका 3 से 4 नंबर में और 2-2 पॉइंट दे दिए और पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाने को दे दिया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक अच्छी बात क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कहता है कि आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आपको तीनों को एडलेस करोगे, तीनों एक्टिविटीज का आंसर निकाल कर उनको एडलेस करोगे, और जैसे आप उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे तो क्लोजिंग का आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती करी है। क्लियर? तीनों टाइप की एक्टिविटीज का कुछ कुछ रिकॉल हो गया अब आपको। अब सुन लीजिए, अब यहां पे बात कुछ और चलेगी। अब चलेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या लेना देना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश आता है, बैंक आता है, आगे यानी समझ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, आगे यानी समझ। लेकिन अब क्वेश्चन था बैंक ओवरड्राफ्ट आता है कि सर, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता। बैंक ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट आप टेकन करोगे, पेड करोगे, सीधे सीधा अपन को इसी में लिखना, बैंक लोन की तरह लिखना है बैंक ओडी। बैंक ओडी किसका पार्ट नहीं होता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। एक तो पॉइंट है ये, और दूसरा होता है अपना सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। ये दोनों चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होती, इसका ध्यान रखना है। एक तो क्या नहीं होता, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता, और एक होता नहीं है सीसी लिमिट। ये दोनों चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होती। बाकी कोई चीजें होंगी वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी तो ओपनिंग वाली ओपनिंग कैश के साथ ऐड होगी, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग के साथ ऐड होगी। आगे कहानी समझ में? तो आई होप कि ये जो इसका जो रिकॉल कराया आपको तीनों एक्टिविटीज के बारे में, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आइटम्स अगर अपने को समझ में नहीं आएंगे तो फिर हम इसमें आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो वो 2 नंबर में तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ पॉइंट्स के नाम दिए और उसमें से बस ये बता दो, छांट के चूज करके बता दो कि ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग, बस इतना बताना, आंसर 2 नंबर का मिलता है। कोई इंफॉर्मेशन दी तो बोल दिया दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज ट्रू एंड फॉल्स, तो आपको देख के बताने कि ऑपरेटिंग के अंदर आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ट्रू है और नहीं आता तो फॉल्स है। आगे कहानी समझो, ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, आयोग की बात आपको अच्छे समझ में आ गई। तो देखो ये अपन ने क्वेश्चन लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के, अभी पहले शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ना, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे। इसमें जरा समझना, इसमें क्या लिखा हुआ है, एससी लिमिटेड मेड अ नेट प्रॉफिट 74,000 दे रखा है आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ ₹26,000 ऑन असेट, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा है इनकम टैक्स पेड ₹20,000, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें हमसे पूछा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बतानी है। ठीक है, अब अपने को पता है
कि अपन पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको देखना। अब जैसे अपने को बताइए, अपन ने फॉर्मेट रेडी कर लिया छोटा सा, ठीक। यहां पे आप लोग लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये लिख दिया। सबसे पहले अपने को पता नेट प्रॉफिट लेते हैं, और अपन तो क्या करते हैं बैलेंस शीट से लेते हैं, लेकिन अब यहां पे तो बैलेंस शीट तो गिवन नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट दे रखा है अपन उसी को लिख देते हैं 74,000 को, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसमें एडजस्टमेंट फॉर, और एडजस्टमेंट फॉर में सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है 26,000 का, तो अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम है, अभी जस्ट आपको बताया है, ठीक है। 26,000 का डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। उसके बाद जरा ने एक मिनट इधर देखना, इनकम टैक्स पेड करा 20,000। अब सुनो, ओपनिंग क्लोजिंग वाली बात तो आपको बता दी थी कि ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो करंट ईयर का प्रोविजन और लास्ट ईयर वाला पेड, ठीक है। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो, पेड दे रखा हो, तो कितना प्रोविजन बनाया है ये निकालेंगे, और प्रोविजन दे रखा है तो कितना पेड करा है ये निकालेंगे। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है, ना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है ना कुछ है, बस ये दे रखा है इनकम टैक्स पेड 20,000, सिंगल अमाउंट है। समझ में? इसका एक नया तरीका होता है, इतने का ही प्रोविजन बनेगा और इतना ही पेड होगा। आ गई कहानी समझ में? यही प्रोविजन बनेगा, इतना ही पेड होगा। तो यहां पे लिखा हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, और ये हमने लिख दिया यहां पे 20,000, ठीक। और इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। यहां पे लिखेंगे अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर, अब यहां पे वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ मत लिखना, कोई कुछ नहीं है, सीधे लिखना बिफोर टैक्स। आ गई कहानी समझ में? अब अपन इसको ऐड कर लेंगे, 74,000 प्लस करेंगे इसमें 26,000 प्लस करेंगे इसमें 20,000, तो ये आएगा आपका 1,20,000। क्लियर? आ रही है समझ में? 74,000 26,000 ऐड करें और उसमें 20,000। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा टैक्स पेड, और जो टैक्स पेड करेंगे वो करेंगे 20,000 का, जितने का प्रोविजन बना है उतना ही पेड होता है ऑपरेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे लिख देंगे इसमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1 लाख। बोले बात समझ में आ रही है क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई 1 लाख, ठीक। कोई दिक्कत है? तो इस टाइप के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए ले रहे हैं, जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपन। अब इसमें तो इसने पूछा कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा है यहाँ पे, इस वाले में अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। आई बात समझ में आपको? चलिए अब इसमें सुनो, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखिए आप, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग नहीं फाइनेंसिंग पूछ रहा है, फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, 8% डिवेंचर दे रखे। अब यहां पे पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग द ईयर 20% डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर। अब ये दे रखा है। अब समझो अपन को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे हैं, पर अपन जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, डिविडेंड हो इंटरेस्ट हो, ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू, मतलब सॉरी फेस वैल्यू पे देते हैं, और दूसरी बात अपन देते हैं ओपनिंग बैलेंस पे। आ गई कहानी समझ में? अब सुनो, जैसे डिविडेंड की बात करें 20% हम देंगे, लेकिन कौन से बैलेंस पे देंगे? 6 लाख ओपनिंग पे। क्लियर? आ गई कहानी समझ में? जब तक ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं होगी, तो डिविडेंड आप कौन सी अमाउंट का पेड करोगे? भाई इसका करोगे, इसका करोगे, ओपनिंग का। पहला पॉइंट समझ में आ गया। और ऐसी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड करोगे तो कौन से बैलेंस का करोगे? ओपनिंग, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो। आ गई कहानी समझ में? चलिए, और इन्होंने ये बात बोली है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहले थी कैपिटल 6 लाख और अब है 7.5 लाख, इसका मतलब 1.5 लाख की कैपिटल बढ़ी है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो मतलब कैश में अदर देन कैश में इशू हुई होती, तो नीचे बात बोलेगा आपको। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, और हमने लिख दी 1,50,000, और जब कैपिटल इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो 1.5 लाख रुपए प्लस में लिख दिए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं डिवेंचर। पहले देखो 1 लाख और हमें 50,000, तो 50,000 का डिवेंचर कम हो गए, इसको अपन बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ। भाई 50,000 के डिवेंचर कहां गए? पैसा लौटा दिया होगा, उसको अपन बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। 50,000 रुपए में ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हल्का नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन के साथ देनी करनी है। ड्यूरिंग द ईयर 20% डिविडेंड इज पेड, बच्चे इसी पटक जाएंगे अगर उनको इंफॉर्मेशन पूरी बात नहीं पता है तो। इक्विटी शेयर पे देना, लेकिन कौन से पे? इस पे या इस पे? ओपनिंग पे देंगे जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन बनी होगी। 6 लाख का हो गया, 20% 1,20,000, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे डिविडेंड पेड। अब एक बात समझना, यहीं पे एक आपको एक बात क्लियर करते चलते हैं। ये 1,20,000 हमने यहां तो कर दिया अपने माइनस, लेकिन अगर और भी कोई बात होती तो ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं ऊपर। 1,20,000 ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं और यहां पे लेस हो, क्योंकि हमसे फाइनेंसिंग पूछ रहा है इसलिए हम फाइनेंसिंग बता रहे हैं। क्लियर आ गई कहानी समझे? चलिए अब इन्होंने कहा इंटरेस्ट पेड किस पे करेंगे? ओपनिंग पे करेंगे, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1 लाख का 8% होता है 8,000।
आ गई कहानी समझ में, कोई दिक्कत है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ठीक है, 1 लाख का 8% हो गया 8,000, तो ये भी ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, यहां पर निकालेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोले बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए 50,000 माइनस में, 1,20,000 माइनस में, 8,000 माइनस में और प्लस में 1,50,000, ये आपका 28,000 ब्रैकेट में आ रहा है माइनस में। बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक आ रही कहानी समझ में? तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, 28,000 इसमें ब्रैकेट में आ रहा है। इसका ध्यान रखना, इक्विटी कैपिटल इशू करिए और देखो डिवेंचर का रिडेम्पशन करा है, आ गई समझ में? और डिविडेंड पेड किया 1,20,000 का, क्योंकि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ओपनिंग बैलेंस का लेंगे, और इंटरेस्ट पेड करनी है वो भी ओपनिंग बैलेंस का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है सामने आपके, लिखा हुआ मैच द लिस्ट ए विद लिस्ट बी। आपको ए लिस्ट और बी लिस्ट का क्या कराना है? मैच कराना है। अगर आपको एक्टिविटीज के बारे में नहीं पता तो ये नहीं बता सकते कौन सा आइटम किस एक्टिविटीज को में जाएगा। तो जैसे देखो पहले लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर। अब अपने को पता है जब अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कराया था तो अपन ने बताया था इसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में क्या होता है? कैश सेल, कैश परचेज, रिसीट फ्रॉम डेटर, पेड टू क्रेडिटर, कैश एक्सपेंसेस पेड ऑन कैश। तो ये सारी की सारी चीजें आती है डायरेक्ट में। तो देखो ये लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, कौन सी एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग। आ गई कहानी समझ में, कोई दिक्कत है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। फिर आपसे पूछा गया रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट तो अभी बताया था आपको, इंटरेस्ट हो और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट वही होगी, तो ये कौन सी? इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो ये आ गई सब इन्वेस्टिंग में। क्लियर? फिर आपसे पूछा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो अभी इसी में बताया डिवेंचर का रिडेम्पशन तो किसमें? फाइनेंसिंग। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो भी अपन ने लिए, ऑपरेटिंग का ले लिया, फाइनेंसिंग का ले लिया और ये मैच करा हुआ है लिस्ट का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। तो एक क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। हाईएस्ट रेंज का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। लिखा हुआ था प्रॉफिट ऑफ एससी लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाज ₹20 लाख, यानी कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है एससी लिमिटेड का। और इन्होंने बोला है द प्रॉफिट और अराइव्ड एट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग आइटम, मतलब इन आइटम्स को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 20 लाख का, ठीक है। इन सबको आइटम को लेस करने का, जैसे डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, पेटेंट अमोर्टाइज है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। ये दे रखा है अपने को। और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेटर दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड पेबल दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इससे हाईएस्ट रेंज का क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं जाता 12th क्लास के बच्चों के लिए। हाईएस्ट है ये, हाईएस्ट। अगर 4 नंबर में दिया तो ये हाईएस्ट है ऑपरेटिंग का, ठीक है। अब सुनो, अपन स्टार्ट करें सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे अपन पर्टिकुलर अमाउंट और नेट अमाउंट, ठीक है। यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। अब सुन लो, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा है? 20 लाख का। आपने पहले वाले कॉलम में लिख दिया 20 लाख। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत है? 20 लाख का प्रॉफिट लिखने के बाद अब अपन एडजस्टमेंट करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लो, बाद में लिख सकते हैं अपन एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो 20 लाख का प्रॉफिट है इन सबके आइटम को माइनस कराने के बाद ही, तो मतलब इन सबको हटाने के बाद ही, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन अपने को पता है नॉन कैश आइटम है, अपन इसको ऐड करते हैं, तो पहले यहीं पे समझ लेते हैं। नॉन कैश आइटम ऐड करेंगे, लॉस को अपने को पता है जितने भी लॉसेस होंगे सब ऐड होंगे, ठीक है। पेटेंट अमोर्टाइज, अब ये देखो वर्ड आ गया अमोर्टाइज, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अमोर्टाइज मतलब ही नहीं पता। अमोर्टाइज मतलब रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइज मतलब रिटर्न ऑफ, गुडविल अमोर्टाइज, इंटेंजिबल असेट्स अमोर्टाइज, अमोर्टाइज मतलब रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये ऐड होगी, ठीक। उसके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो अपन को पता है, प्रोविजन अपन ऐड करते हैं, पर टैक्स का क्या होता है? प्रोविजन ऊपर तो ऐड होता है और ऑपरेटिंग में ही टैक्स नीचे लेस होगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर कोई भी अमाउंट पी एंड एल से कहीं पे ट्रांसफर करी जाएगी, चाहे जनरल रिजर्व चाहे अदर रिजर्व हो, तो वो ऐड होती है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया एक। और गेन ऑन सेल मतलब गेन यानी प्रॉफिट है, तो ये हमें क्या करना है? माइनस। आगे क्या नहीं समझ, पहले अपन इसका करेंगे एडजस्टमेंट। देखो सबसे पहले लिखा अपन ने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये अमाउंट दे रखी है अपने को 1,60,000, ऐड करेंगे। उसके बाद दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दे रखा है अपने को कितने का? 16,000 का। क्लियर? बात समझ में आ गई? उसके बाद अपने को दे रखा है पेटेंट अमोर्टाइज, पेटेंट अमोर्टाइज्ड
ठीक है। पेटेंट अमोर्टाइज दे रखा है 72,000 का, रिटर्न ऑफ कहते हैं इसको। उसके बाद दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने का दे रखा है, 2,80,000 का, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसका देखना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये एक नया पॉइंट था, मैंने उधर बताया नहीं, लेकिन अभी समझो ट्रांसफर अगर रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं कोई प्रॉफिट से P&L से कहीं भी अमाउंट ट्रांसफर होती है तो ऐड होती है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अपने को दे रखा है 1,40,000, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं और फिर दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, गेन प्रॉफिट सब माइनस, ठीक है, गेन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और ये दे रखा है कितने का, 64,000 का। इसको अपन माइनस करेंगे, जैसे इसको यहां पे माइनस करेंगे तो देखो अपन यहां पे क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब आप कहोगे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि नीचे भी वर्किंग कैपिटल के पॉइंट दे रखे, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के, ठीक है। चलिए अब इसको एडलेस करेंगे, 20 लाख प्लस करेंगे 1,60,000 प्लस करेंगे 16,000 प्लस करेंगे 72,000 प्लस करेंगे 2,80,000 और प्लस करेंगे 1,40,000 और माइनस कराएंगे 64,000, तो ये आएगा आपका 26,04,000, 26,04,000, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट देख लो एक बार ढंग से, देखो डेटर में पता है करंट एसेट है, करंट एसेट है, ये तो आपको पता है, ये करंट एसेट है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हम कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव करते हैं लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट। तो ये हमारी करंट एसेट है, उनका एडजस्टमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी का। अब देखो डेटर थे पहले 4 लाख थे, अब 4,96,000 हो गए, तो अपने को पता है इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस करनी है, लिखूंगा तो यही इंक्रीज इन डेटर। और देखो 4 लाख से 4,96,000 हो गए, 96,000 आएंगे ब्रैकेट में, ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी दे रखी है और अपने को पता है करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ाते हैं और घटती है तो घटाते हैं। अब देखो इंक्रीज हो रही है 360 से 440 हो रही है, ठीक है, कितनी बढ़ गई 440 माइनस 360, ये इंक्रीज हो गई 80,000 से, इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज ही लिखूंगा मैं, ठीक है, यहां लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, पेबल 80,000 प्लस करेंगे। बोले बात समझ में आ गई क्या, 2 पॉइंट, कोई दिक्कत आ जाना। एक इन्वेंट्री देखो 96 से 64 हो गई, घट गई ना, यानी डिक्रीज हो गई, तो देखो 96 माइनस 64,000 32,000 की क्या हो गई, कम, तो कम हो गई तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे तो यहां पे देखो क्या लिख रहे हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 32,000 की डिक्रीज हो गई, लेकिन अपन को इसमें ऐड करना है, ठीक, आ रही बात समझ में। चलिए उसके बाद देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमारी क्या करंट लायबिलिटी, देखो पहले कितनी थी 64, अब नहीं है, क्या हो गई, कम हो गई, तो कम हो गई तो कम ही करेंगे, लिखेंगे यहां पे डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 64,000, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाओ जरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे, पहले 48,000 थे अब 24,000 हो गए, तो मतलब 24,000 घट गए तो घटा देंगे, डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज करेंगे, यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 48 से 24 हो गए तो 24 घट गए तो माइनस कर देंगे। बोले बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। अब आओ प्रीपेड एक्सपेंसेस को, पहले थे नहीं कुछ और अभी है 40,000, मतलब इंक्रीज हुए भाई, पहले 0 मानो ना और अब 40 तो इंक्रीज हो गए, तो अपन को ये लेस करने, तो यहां पे लिखेंगे यही इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये लिखा इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस और 40,000 ब्रैकेट में। बोलो बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब इसको अपन ऐड लेस करेंगे, इसी में ऐड लेस होगा, ये 26,04,000 में अपन ऐड करेंगे 80,000 और ऐड करेंगे इसमें 32,000, ठीक है, ये तो ऐड होंगे 80 और 32, बाकी सब माइनस करने, माइनस करेंगे 96,000 माइनस कराएंगे 64,000 माइनस कराएंगे इसमें 24,000 और माइनस करेंगे इसमें 40,000, तो ये आएगा आपका 24,92,000। बोलो बात समझ में आ रही है, आ रहा है क्या देखना को, ठीक है, 24,92,000, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, ठीक है। टैक्स पेड के बारे में भी इसने नीचे कोई इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रखी, प्रोविजन दे रखा था ऐड कर दिया, बस यहीं तक हो गया। टैक्स पेड के बारे में कुछ कहता तो कर देते, आगे कहानी समझ में, अगर टैक्स पेड के बारे में कुछ कहता तो कर देते, नहीं तो हम अजम्पशन के साथ ये कर सकते हैं कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स 280 बनाया ना, इसी को हम पेड करा देते हैं नीचे, ठीक है, हाँ तो करा सकते हैं हम। यहां पे लिख दो टैक्स पेड 2,80,000, ठीक है, ये कर देंगे और यहां पे लिख देंगे इस वाले कॉलम में नेट कैश फ्लो फ्रॉम
आ रहा है कि देख लो, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे यहां पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। 24,92,000 में से 2,80,000 लेस कराएंगे तो 22,12,000 आ जाएगा, वो यहां लिखेंगे अपन 22,12,000। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फुल डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है, इससे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जाएगी नहीं। आ गई कहानी समझ में? कोई दिक्कत है, कोई इसमें परेशानी है? तो आप ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन। तो ये अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ कैलकुलेट कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये पर्टिकुलर परचेज और सोल्ड दे रखा है, ईयर नहीं दे रखे, परचेज और सोल्ड दे रखा है। इन्होंने कहा प्लांट परचेज करा है 12,40 का, सोल्ड करा है 4 लाख का, इन्वेस्टमेंट परचेज करे, सोल्ड करे, गुडविल परचेज करिए, आ गई देख लो यहाँ पे गुडविल, ठीक है। और पेटेंट इन्होंने सोल्ड करे, ये तो इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है। नीचे इंफॉर्मेशन दे रखे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000। अब देखो अपने को पता है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, तो चलो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ऐड होगा 12,000 रुपए। बात समझ आ गई? उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो दोनों इन्वेस्टमेंट ही होते हैं और दोनों किसमें जाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ये भी 4,000 रुपए की जो इंटरेस्ट है ये भी प्लस हो जाएगी। बात समझ आ गई? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसको अपन लेते नहीं क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है और ये इनकम ऑलरेडी ऑपरेटिंग में P&L में ऐड हो चुकी होती है प्रॉफिट के अंदर, तो इसको अपन कुछ नहीं करते। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशूड, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है ना, तो ये तो नहीं आएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, चलिए हटा दो इसको भी। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, तो डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर कैपिटल पे करो, प्रेफरेंस शेयर पे करो, फाइनेंसिंग का पार्ट है, इधर का तो नहीं है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड होगी तो दोनों आएंगी, तो ये भी आ जाएगी। ये देखो ये दोनों इंटरेस्ट है रिसीव्ड हुई है इन्वेस्टमेंट पे, ये डिविडेंड रिसीव्ड हुआ इन्वेस्टमेंट पे, दोनों आएंगे। चलिए इन्होंने लैंड परचेस करी थी इन्वेस्टमेंट पर्पस से और यूज करे कॉमर्शियल यूज के लिए, और रेंट रिसीवल कितना करा इन्होंने? 60,000। तो अभी बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता कोई रेंट रिसीव होता है तो ये अपना आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये परचेस सेल रखा, अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पे प्रिपेयर करें। देखो ये तो आप कर दोगे परचेस सेल से, लेकिन इन्फॉर्मेशन में कुछ फाइनेंसिंग की भी लिखी हुई है तो वो अपन को नहीं करनी इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, देखो एक बार आप सॉल्यूशन। पर्टिकुलर अमाउंट और नेट अमाउंट, या लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो सबसे पहले इन्होंने प्लांट परचेस करा है, प्लांट परचेस, तो जब प्लांट परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो 12,40,000 जो है हमारा ब्रैकेट में आएगा, ठीक। बात समझ में आ गई? उसके बाद इन्होंने प्लांट सोल्ड भी कराए, जब सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा कितना? 4 लाख रुपए प्लस में करेंगे, ठीक। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट परचेज करें, इन्वेस्टमेंट परचेज या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दो, ठीक है। तो 4,80,000 इन्होंने परचेज करें तो देखो ब्रैकेट में आएगा 4,80,000, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करें कितने रुपए के? 1,60,000 के, तो यहां पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है, 1,60,000 के, तो प्लस करेंगे 60, ठीक है। उसके बाद जरा देखना गुडविल परचेज में तो दे रखी है, सोल्ड में परचेज में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे गुडविल परचेज, ठीक है। गुडविल परचेज करिए इन्होंने कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की, तो गुडविल परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, बस ये ध्यान रखना है इसमें। और पेटेंट देखो परचेज में तो कुछ है नहीं है, सोल्ड में दे रखे हैं, यहां लिखेंगे सेल ऑफ पेटेंट, और पेटेंट है 3,50,000 का, तो पैसा आएगा। ये बोलो ये बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? अब इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो ये आपको थोड़ा सा गुमराह कर सकता है, ये बोल सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, कोई सा भी हो सब इसी में जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट है ना लॉन्ग टर्म है, इसलिए दे नहीं रखा, लॉन्ग टर्म है ये, ठीक है। इसी पे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है 12,000 रुपए प्लस करेंगे, ठीक है। उसके देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने रुपए की दे रखी है? 4,000 की, तो प्लस करेंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए ये वाला अपन ने पहले ही पढ़ लिया, नहीं आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड आएगा नहीं, डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर पे आएगा नहीं, डिविडेंड रिसीव्ड करा है, इस पर इन्वेस्टमेंट पे 40,000 अपन को लिखना पड़ेगा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इनके जो इन्वेस्टमेंट होंगे ना, हो सकता है तो सिक्योरिटीज में हो, और हो सकता है उसमें हो, इक्विटी शेयर्स वगैरह में, तो उधर तो डिविडेंड मिल गया, और जो सिक्योरिटीज वगैरह में थे उसमें क्या मिल गया? इनको इंटरेस्ट मिल गया। आगे का नहीं समझ में? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये आगे 40,000 रुपए प्लस करेंगे। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
और यूज करिए, कोई लैंड परचेस करी थी, उससे 60,000 रुपए रेंट रिसीव्ड हुआ, तो यहां पे लिखेंगे रेंट रिसीव्ड 60,000 प्लस करें, ठीक है। और इसको करेंगे और इससे निकल के आ जाएगा यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इनको एडलेस करेंगे। देखिए आप, देखो सबसे पहले माइनस माइनस वाले देख लेते हैं। 12,40,000 माइनस में, 4,80,000 माइनस में, 2 लाख माइनस में, ये माइनस में 19,20,000। अब प्लस के देखते हैं, 4 लाख माइनस करेंगे 160, फिर 350, ठीक है। उसके बाद 12,000 प्लस माइनस 4,000, माइनस करेंगे इसमें 40,000 और माइनस करेंगे 60,000, तो ये आएगा आपका 8,94,000 माइनस में। आगे कहानी समझ में, 8,94,000 आएगा माइनस में, इसे अपन बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ये क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें से कौन कौन सी इन्वेस्टिंग का पार्ट है और कौन सी नहीं है। जो नहीं थी वो अपन ने क्रॉस लगा दी क्योंकि वो अदर एक्टिविटीज है नहीं फाइनेंसिंग का, ठीक। आगे की जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन है, एक बार इसको देखेंगे अपन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। अपने को दे रखा पर्टिकुलर ईयर, देखो पहले अपने को दे रखा है करंट ईयर 31/3/22 और फिर दे रखा है 31/3/21। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंशियल कैपिटल दे रखी है, डिवेंचर दे रखे हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपने को ये दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला इक्विटी शेयर वर इशूड करें एट अ प्रीमियम 15%। तो देखो अभी अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो बताया था कि शेयर क्या प्रीमियम पर भी इशू होते हैं, तो प्रीमियम 15% निकालेंगे जितने भी शेयर्स इशू हुए। जैसे बता देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 12 लाख थी, फिर 16, क्योंकि पहले देखो ये रहा 21 है, ये 22 है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। पहले 12 लाख थे, अब 16 लाख है, यानी 4 लाख के इन्होंने इशू करे। 4 लाख के कितने परसेंट प्रीमियम, 15% प्रीमियम निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे क्योंकि प्रीमियम भी तो पैसा आएगा ना कैश का। चलिए उसके 12% प्रेफरेंशियल रिडीम कर दी 5% प्रीमियम पर। देखो पहले प्रेफरेंशियल कितने थे, 4 लाख, अभी यही नहीं है, तो रिडेम्पशन कर दिया, पैसा लौटा दिया, कितने परसेंट प्रीमियम के संग, 5% प्रीमियम के संग, ठीक है। 14% डिवेंचर पर इशू करें डिस्काउंट 1%। देखो पहले डिवेंचर थे क्या, नहीं, अभी है 2 लाख के, और 2 लाख का 1% डिस्काउंट, क्योंकि डिवेंचर तो डिस्काउंट पे इशू होते हैं तीनों टाइप से, एट पर एट प्रीमियम में डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, पैसा लेस होके आएगा, प्रीमियम में ऐड होके आता है पैसा एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर पर 48,000 का पेड करा। ओल्ड प्रेफरेंस शेयर इसलिए बोले कि पहले 4 लाख थे, अभी है नहीं है, तो उस पर 48,000 का डिविडेंड पेड करा, माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड करा, डिवेंचर पर 28,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन इक्विटी शेयर पर 10,000। अब देखो अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है, अंडरराइटर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स को मार्केट में इशू करते हैं और ठीक है कंपनी उसको देती है कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं उसको, है ना। शेयर कैपिटल में से माइनस करा दिया जाता है, यानी कि 10,000 जब हम ये शेयर इशू करेंगे ना अभी, तब उसमें इस 10,000 को माइनस करेंगे, इसे बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर है। अगर इसको अपन बताएं इसे क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस असेट बोलते हैं, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द एंडेड ईयर 31/3/22 और 31/3/21। अब देखो ये बाहर है और अपने को तो वही बात है, हमें करंट ईयर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर 31/3/22 है, इसी का अपन क्या करेंगे, प्रोविजन ऊपर ऑपरेटिंग में तो ऐड होता है और फाइनेंसिंग में लेस होता है, तो हमें तो सिर्फ लेस कराना है क्योंकि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं, ठीक क्लियर। अब इस पर ध्यान देना है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। अब देखो पर्टिकुलर अमाउंट और नेट अमाउंट, यहां पे लिखा अपन ने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं, 12 लाख से 16 लाख हो गई, यानी 4 लाख के शेयर इशू करें और इसमें कुछ भी नहीं दे रखा कि अदर देन कैश में, तो अपन तो कैश में ही मानेंगे जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, 4 लाख। बात समझ में आ गई। और इन्होंने क्या बोला, 4 लाख के जो इक्विटी शेयर थे वो कितने परसेंट प्रीमियम पर इशू है, 15% पे। तो देखो 4 लाख का अपन निकालेंगे 15%, तो 60,000 आएगा। इसी का निकाला 4 लाख का 15%, ठीक है, 60,000। इसको ढंग से समझना, हो सकता है इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ढंग से, क्योंकि 1-2 पॉइंटों में ही अटकाएगा। 4 लाख का 15% 60,000, क्योंकि ये भी पैसा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, और इसमें से माइनस करेंगे ये जो 6th वाला पॉइंट है ना, अंडरराइटिंग कमीशन इक्विटी शेयर्स पे कितना दिया है, 10,000, तो ये पैसा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पैसा अंडरराइटर के पास आता है, वो अपना कमीशन काटेगा, बचा कुछ जो पैसा वो कंपनी को दे दिया जाएगा। आगे कहानी समझ में, तो इसलिए यहां पे से 10,000 माइनस करा देंगे, तो 460 में से माइनस कराएंगे 10,000 तो आएगा 450, पैसा आ जाएगा 4,50,000। पहला पॉइंट सबको समझ में आया, कोई दिक्कत। देखो 2 पॉइंट इसमें क्लियर हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। प्रीमियम का पैसा है तो जितने शेयर इशू करे पहले वो लाए,
उसमें 15% प्रीमियम ऐड किया और अंडरराइटिंग कमीशन का 10,000 माइनस कर दिया, तो इतना पैसा एक्चुअलिटी में कंपनी को मिला है। दैट्स इट। चलिए प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। पहले 4 लाख की तो वही नहीं है, तो इसने बोला है पॉइंट नंबर सेकंड 12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए एट अ 5% प्रीमियम पर। अब एक बात बताओ, 4 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा दिया कैपिटल का और 5% प्रीमियम के साथ रिडेम्पशन कराए, तो कंपनी 5% एक्स्ट्रा भी तो देगी ना प्रीमियम का, तो वो भी तो पैसा जाएगा कैसे, वो देखो यहां पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, पहले प्रेफरेंस शेयर थे 4 लाख के, ठीक है, और इनको कितने परसेंट प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर। 4 लाख का 5% होता है 20,000, ठीक है, तो टोटल पेमेंट जो होगा 4,20,000 का होगा प्रेफरेंस शेयर्स को। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? पेमेंट होगा, रिडेम्पशन करा रहे हैं, पहले 4 लाख तब नहीं है, देखो लिख रहा है रिडेम्पशन रिडीम्ड एट 5%, तो 5% कर दिया, 4 लाख का 5% निकाल दिया, टोटल अमाउंट होगा 4,20,000। क्लियर। चलिए अब इधर देखते हैं डिबेंचर, देखो पहले कुछ थे क्या, नहीं है, अभी है 2 लाख के डिबेंचर। इसके लिए पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, 14% डिबेंचर पर इशूड एट डिस्काउंट 1%। देखो बताओ, जब आप 2 लाख के डिबेंचर इशू करोगे और 1% डिस्काउंट पर इशू करोगे तो पैसा माइनस होगी तो आएगा डिस्काउंट का, तो यहां पर लिखिए इशू ऑफ डिबेंचर। और देखो 2 लाख के डिबेंचर है, उस परसेंट डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो देखो 2 लाख रुपए के डिबेंचर पहले थे नहीं, अभी है 2 लाख के डिबेंचर और 1% डिस्काउंट पर इशू करें तो डिस्काउंट पैसा कट की तो आएगा, 2 लाख का 1% होता है 2,000 रुपए, तो पैसे आएंगे 1,98,000 और ये रिसीव्ड होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? अब जरा आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट, अब डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर 48,000। एक बार बताओ, डिविडेंड पेड करेंगे चाहे प्रेफरेंस शेयर पे पे करें चाहे इक्विटी पे पे करें, तो अपने को पता है प्रोविजन तो अपन ऑपरेटिंग में बनाते हैं, पेड अपन फाइनेंसिंग में करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और देखो कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर पे 48,000 का, तो पैसा जाएगा ना यहाँ पे, तो अपने 40,000 ब्रैकेट में। बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, तो अपने को पता है इंटरेस्ट जो पेड करते हो तो फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, तो ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ठीक है, कितने रुपए का, 28,000 का ब्रैकेट में। बोले बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी? चलिए इंटरेस्ट का हो गया, डिविडेंड का हो गया। अब आते हैं सर प्रपोज डिविडेंड में, मेन है ये वाला। अब देखो इसमें लिखा प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/22 को 240 और 31/3/21 को 180। और अपने को पता है कि अपने को करंट ईयर से तो कोई लेना देना है ही नहीं है, प्रीवियस ईयर से लेना देना 1,80,000 का, इसका ही प्रोविजन बनाया होगा ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड करा होगा और इसको यहाँ पे पेड कर देते हैं, ठीक है। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितने का, 1,80,000 का, ये माइनस में करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? और यहां पे निकाल देंगे जो भी आएगा, यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और देखो सारे एडजस्टमेंट कर लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कर लिया, प्रेफरेंस शेयर कर लिया, डिवेंचर का कर लिया, ठीक है। इन्हीं के तीनों के पॉइंट थे, पहला दूसरा तीसरा, फिर डिविडेंड पेड करा दिया प्रेफरेंस शेयर्स पे, इंटरेस्ट पेड करा दिया डिवेंचर पे, अंडरराइटिंग कमीशन इसी में कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अपन ने प्रपोज्ड डिविडेंड में जो हमारा प्रीवियस ईयर का था उसी का प्रोविजन बनाते हैं, उसी को पेड कराते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया। इसका नेट अमाउंट निकालते कितना, देखो 450 प्लस का है और 1,98,000 प्लस का है, उसके बाद सारे माइनस के, 420 माइनस के, उसके बाद 48,000 माइनस के, 28,000 माइनस के और 1,80,000 माइनस के, ये आपका आएगा 28,000 माइनस में। आ गई कहानी समझ में? तो यहाँ पर लिखेंगे 28,000 माइनस में। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये अपन ने निकाल दी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप कि ये जो बात है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये 28,000 माइनस में आ रहा है, ठीक। अब जो अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था तो अपन ने बताया था कि जितने भी टाइप की एक्टिविटीज, तीनों टाइप की एक्टिविटीज का अपन ने क्वेश्चन करा है, फुल डिस्क्लोजर वाला नहीं करा है, वो आप लास्ट ओल्ड वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल वो उस समय पूरा इसलिए डिस्क्लोजर के साथ कराया था क्योंकि पूरा क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। लेकिन पेपर में मोस्टली क्या था, एक एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हमने तीनों कराती हैं, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये है रिवीजन लेक्चर कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।